जय हिंद वंदे मातरम। आज का आपका क्लास होने वाला है बिहार पैरा मेडिकल के लिए, जिसमें टोटल आपका 90 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से साइंस का 25 क्वेश्चन एवं जीके का 20 क्वेश्चन। अगर आप इस पर अच्छा से पकड़ बना लेते हो तो मानो कि यहाँ पर आपका एक सीट पक्का हो जाएगा। मैं कहूंगा साथियों, अगर इसमें आप एक सीट पक्का करना चाहते हो या सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आज का यह क्लास आपके लिए सिलेक्शन वाली क्लास होगी। इस वीडियो के अंदर आपको वैसे सवाल करवाए जाएंगे जो 24 मई के पेपर में हूबहू यही सवाल देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, जो कि बिल्कुल सिंपल है। इसका जवाब आप लोग का कमेंट में आना चाहिए। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? बिल्कुल आपका जवाब आना चाहिए। कार्य और ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है साथियों, वह क्या होता है? जूल होता है। बिल्कुल ए ऑप्शन हम लोग यहाँ पर टिक करेंगे। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अगर बल का एसआई मात्रक की बात करेंगे तो न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। आप याद रखोगे। शक्ति का यहाँ पर अगर एसआई मात्रक लेकर चलेंगे तो वाट करेंगे। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल। ऐसा एक प्रश्न आपके पेपर में बनेगा एसआई मात्रक से, आप याद कर लो, फिक्स कर लो, ठीक है ना। ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडेला होता है। कुछ इंपोर्टेंट आप याद कर लोगे। जैसे में हमने यहाँ पर बताया कि कार्य और ऊर्जा पूछे तो इसका एसआई मात्रक आप क्या सही करोगे? जूल सही करोगे, ठीक है। बल का क्या सही करोगे? न्यूटन सही करोगे। यहाँ पर शक्ति का एसआई मात्रक वाट सही करोगे। और दाब का, प्रेशर का एसआई मात्रक क्या सही करोगे? पास्कल सही करोगे, ठीक है। यहां से एक प्रश्न आपके पेपर में बनेंगे साथियों, बिल्कुल इजी लेवल का सवाल है, आप याद रखोगे, ठीक है। चलो, आपका सेकंड नंबर सवाल देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपके पेपर में बनेगा। आपका जवाब भी आना चाहिए। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, जो आपको सिलेक्शन दिलवा कर रहेगा। एकदम इसको क्या बोलते हैं? सिलेक्टेड प्रश्न है, ठीक है ना। इस वीडियो के अंदर सारे आपको सिलेक्टेड प्रश्न बताएंगे जो 24 मई के पेपर में देखने को मिलेगा। आप बिल्कुल यहाँ पर सही करोगे माइट्रोकॉन्ड्रिया को। क्या सही करोगे? माइट्रोकॉन्ड्रिया, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर आप बिल्कुल सही करोगे। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न हैं जो आपके पेपर में बन सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पूछता है कि आत्महत्या का थैली किन्हें कहा जाता है? आप बिल्कुल सही करोगे, लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली कहा जाता है, ठीक है। प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है साथियों। आपके पेपर में सवाल बनेगा, प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। और यहाँ पर अगर हम आत्मघात की थैली की बात करें, लाइसोसोम को। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। और कोशिका में श्वसन के दौरान एटीपी एटीपी ऊर्जा मुक्त होता है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में यहाँ से कभी कभी एटीपी का पूरा नाम पूछ देता है, ठीक है ना, याद रखना। चलो, आपका अगला नंबर सवाल देखना, एकदम इंपॉर्टेंट है। आपका जवाब आना चाहिए कि साधारण नमक का रासायनिक नाम और सूत्र क्या होता है? रासायनिक नाम और सूत्र दोनों पूछ रहा है, ऐसा एक प्रश्न आपके पेपर में बनेगा। आप बिल्कुल सही करोगे, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड उसका रासायनिक नाम होता है। उसका सूत्र की बात करें तो NaCl होता है, ठीक है। आप याद रखोगे, सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। इसका पूरा नाम सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है। और आप लोग इधर उधर टाइम मत भटकाइए। जो भी समय आपके पास बचा है 24 मई तक, देखिए रिजल्ट निकालने का सबसे बेहतर तरीका है, आप जीके पर अच्छा पकड़ बना लो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इजी लेवल, मॉडरेट लेवल का सवाल पूछा जाता है। तो आप जीके पर अच्छा से पकड़ बना लोगे। यहाँ पर सारा आपका सिलेबस बता देंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। और जीके जो है, साइंस जो है, वहां से भी सिंपल ही सवाल पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स से, ठीक है ना। तो वहां पर भी अगर आप पकड़ बना लेते हो तो टोटल आपका 45 क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। अगर 45 क्वेश्चन में से आप 40 क्वेश्चन सही कर देते हो, उधर मैथ में से भी कुछ प्रश्न सही कर देते हो, तो मानो कि आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। एक प्रोसेस होना चाहिए सिलेक्शन लेने का, ठीक है साथियों। चलो, आपका अगला नंबर सवाल है जो कि आपके पेपर में बनेगा, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? बताइएगा, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? बिल्कुल सिंपल सवाल है। देखिए, आप लोग 25 क्वेश्चन तो यहाँ पर सबसे पहले साइंस का करवाएंगे, उसके बाद 20 जीके का करवाएंगे। तो सबसे पहले आप कोशिश करो कि 25 में से 20 प्रश्न आपका साइंस में सही हो जाए, ठीक है। 25 में से 20 प्रश्न जो बच्चा सही कर देगा, मानो वहां पर इनका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है ना।
चलो, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? आप बिल्कुल यहाँ पर सही कर रहे हो साथियों। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। प्रकाश वर्ष इस यहाँ पर किसका मात्रक है? दूरी का। बी ऑप्शन आप क्या करोगे? बिल्कुल राइट करोगे, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर और भी बहुत सारे सवाल हैं जो आपके पेपर में बन सकता है, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पर एक दो सवाल और भी करवा देते हैं कि एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है? तो आप याद रखोगे 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर होता है। कभी कभी पूछ देता है कि एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है, तो 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर होता है, ठीक है साथियों। चलो, अगला सवाल तो एकदम टारगेट वाला सिलेक्टेड प्रश्न है, आप इसको अच्छे से कवर करोगे एवं जवाब देने का भी कोशिश करोगे एवं याद भी कर लोगे, ठीक है। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? एकदम इंपॉर्टेंट है पैरामेडिकल के लिए, ठीक है। आप बिल्कुल सही करोगे। सनशाइन विटामिन हम लोग किसको कहते हैं? विटामिन डी को कहते हैं। किसको कहते हैं? विटामिन डी को कहते हैं। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा, ठीक है साथियों। सनशाइन विटामिन किसको कहते हैं? विटामिन डी को कहते हैं। इसकी कमी से आपको रिकेटस बीमारी होता है। आपके पेपर में कभी कभी पूछा जाता है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस रोग होता है, आप याद रखोगे, ठीक है। इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। इससे मतलब ये सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है, आप याद रखोगे, ठीक है। चलो, और जो बच्चा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जो भी नए क्लास हो साथियों, सबसे पहले आपको पता चले, ठीक है ना। सब्सक्राइब करने से ये फायदा होगा क्योंकि सबसे पहले तो ये आपके बड़े भैया के समान चैनल है, जो आपको डेली 24 मई तक आपको इंपॉर्टेंट क्लास देगा, जिससे आपका सिलेक्शन पक्का होगा। डेली सुबह 7 बजे और शाम में 8 बजे डेली आपको प्रैक्टिस सेट यहाँ पर अपलोड किया जाएगा, ठीक है ना, जिससे आप देखकर अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हो, एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो, सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 24 मई तक आपको डेली क्लासेज मिलेगा, वो भी ज्यादा समय आपका हम बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है ना। 20 से 25 मिनट का आपको क्लास देंगे, जहां से प्रश्न आपके पेपर में लड़ेंगे। तो क्या दिक्कत है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? बताइएगा बच्चों, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? आप बिल्कुल सही करेंगे, 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर यहाँ पर हम आपसे पूछे कि खून का पीएच मान कितना होता है, खून का पीएच मान कितना होता है, आप बिल्कुल सही करोगे, 7.4 के आसपास, यानी 7.4 लगभग में होता है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाता है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि जिसका पीएच मान 7 से कम हो वह क्या होगा? तो वह अम्लीय होगा। जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वह अम्लीय होगा, जिसका 7 से अधिक होगा वह क्षारीय होगा। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेंगे, यहाँ से बनने वाले सवाल है, ठीक है। चलो, आपका 7 नंबर सवाल है, देखिएगा कि ये तो आपका दम बनेगा, एकदम इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है। वाहनों के पीछे का जो दृश्य देख रहा है, मतलब पीछे वाला गाड़ी ये सब देखना रहता है, तो किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? मतलब जो ऐनक लगा रहता है, साइड मिरर के रूप में हम लोग देखते हैं, उसमें कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है? आप याद रखोगे साथियों कि जब भी ऐनक रहता है जो गाड़ी में, वह होता है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। क्यों होता है? क्योंकि पीछे के जो भी गाड़ी, बड़ा ट्रक आ रहा है, तो उसको ऐनक में छोटा करके दिखाना रहता है, तो उत्तल दर्पण लगाएंगे ना, तभी वो छोटा करके दिखाएगा। ये नहीं कि अवतल दर्पण लगा देंगे ऐनक में तो बड़ा दिखाई देगा, तो पीछे वाला गाड़ी, मान लीजिए कि ट्रक आ रहा है, तो आपको बहुत बड़ा दिखेगा, ठीक है ना। मतलब बड़ा वाला आप अवतल वाला लगा ही देंगे तो बहुत बड़ा तो पहले से ही रहता, और बड़ा दिखेगा, तो आपको लगेगा कि पूरा रोड पर आ रहा है, तो आप धक्का मार देंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है कि पीछे से बड़ा भी गाड़ी आएगा ना, तो आपको लगेगा कि नहीं, छोटा गाड़ी आ रहा है, उतना में पार हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे होता है, ठीक है। वाहनों के पीछे दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? आप बिल्कुल सही करोगे, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर यह भी पूछा जाता है कि जो डॉक्टर होते हैं, दंत विशेषज्ञ होते हैं, ये सब किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो वो सब कीड़े मकोड़ों को देखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? अवतल दर्पण का। वो सब छोटा छोटा रहता है, तो वो सब बड़ा करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा, ठीक है साथियों। चलो, आपका अगला नंबर सवाल है कि सर्वदाता का रक्त समूह कौन सा? बिल्कुल इजी लेवल का सवाल है, बताइएगा। सर्वदाता का रक्त समूह क्या कहलाता है साथियों? ओ कहलाता है। सर्वदाता का रक्त समूह क्या कहलाता है? ओ। और सर्वग्राही मतलब सभी से लेने वाला कौन सा हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। तो अगर आपका ए बी चाहे ओ वाला ब्लड है, तो आप बहुत पुण्य वाला काम करेंगे एक दिन, ठीक है ना। और ए बी है तो समझ लीजिए आप सिर्फ स्वार्थी व्यक्ति हैं, ठीक है ना। चलिए, ऐसा कोई बात नहीं है।
चलिए, एलपीजी गैस मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? बताना है कि एलपी जो जो गैस होता है वह मुख्य रूप से कौन सा गैस उसमें होता है। आप बिल्कुल सही करोगे, ब्यूटेन और प्रोपेन। एलपीजी गैस में मुख्य रूप से कौन कौन सी गैस होती है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। आप लोग का कौन सा ब्लड है? अगर आप चेक करवाएं तो कमेंट में एक बार जरूर बता दीजिएगा, ठीक है? ऐसे खून आपका लेंगे नहीं, बता दीजिए, ठीक है ना? चलो, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ब्यूटेन और प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है ना? कौन कहता है कि नजरों का खौफ नहीं होता? कौन कहता है कि नजरों का खौफ नहीं होता? वो जब मेरी तरफ देखता है तो मैं अपने, क्या उसको बोलते हैं, मैं अपने जज्बात बदल लेता हूँ, ठीक है? ऐसा कुछ शायरी था यहाँ पर फिलहाल के लिए आपको। चलिए, तो यहाँ पर हो गया, क्योंकि ये सब जो पैरामेडिकल वाला लोग होते हैं वो ये सब शायरी को बहुत पसंद करते हैं कि कौन कहता है कि नजरों का खौफ नहीं होता, वो जब देखता है मेरी तरफ तो मैं अपने जज्बात बदल लेता हूँ, ठीक है? चलो, 10 नंबर आपका सवाल है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था आपको बताना है साथियों, जो कि आपके पेपर में बनेगा। तो आप सभी को पता है कि गुरुत्वाकर्षण का न्यूटन न्यूटन किसने दिया था? सर आइजक न्यूटन ने दिया था। बी ऑप्शन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल राइट करेंगे, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा साथियों, आप याद रखना, ठीक है ना? चलो, यहाँ से तो आपका क्लियर हो गया। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि ई बराबर एम सी स्क्वायर, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था, ठीक है? आप याद रखोगे, ई बराबर एम सी स्क्वायर का फॉर्मूला किसने प्रतिपादन किया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था, ठीक है? ये आपके पेपर में बनने वाले सवाल हैं, तो आप अच्छे से कवर करोगे। चलो, आपका अगला नंबर सवाल है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली किन्हें कहा जाता है? आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, लाइसोसोम को। आत्महत्या की थैली किन्हें कहा जाता है? लाइसोसोम। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्टेड करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा, ठीक है ना? आपको ऊपर ही भी हमने बताया था कि प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। आप याद रखोगे, ये सब पेपर में बनने वाले सवाल है साथियों, ठीक है? जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह चैनल आपके बड़े भैया की तरह है, जो आपको डेली क्लास प्रोवाइड करवाएगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाए, ठीक है? चलो, जंग लगना कौन सा परिवर्तन है साथियों? आपका जवाब आना चाहिए, जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? आप बिल्कुल सही करोगे, जंग लगना एक केमिकल है, केमिकल चेंज है, यानी रासायनिक परिवर्तन है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। जंग लगना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेंगे, ठीक है? चलो, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या होता है? परिवर्तन बढ़ जाता है कि कम जाता है? तो बढ़ जाता है, ठीक है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, ठोस यानी इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होता है। ये ऑप्शन आप क्या करोगे? बिल्कुल राइट करोगे, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। ध्वनि की सबसे अधिक चाल किसमें होता है? ठोस यानी इस्पात में, स्टील में होता है, ठीक है? आप याद रखोगे, आपके पेपर में बनेगा, ठीक है? निर्वात में ध्वनि की चाल नहीं होता, एक ठोप भी नहीं होता। मान लीजिए कि जहां पर निर्वात करने का मतलब जहां पर वायु न हो, 1% भी वायु न हो, तो वहां पर आवाज आपको नहीं सुनाई देगा, आप याद रखो, ठीक है? चलो, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ये पैरामेडिकल से संबंधित प्रश्न तो आप अच्छे से कवर करोगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, यकृत यानी लीवर। सी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा, ठीक है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? यकृत, जिसको लीवर भी बोलते हैं, ठीक है ना? आप याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बताइएगा, लीवर, यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का भी नाम आप लोग कमेंट कीजिएगा साथियों। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, साथ में सबसे छोटी हड्डी, ठीक है? दोनों का जवाब आपका कमेंट में आना चाहिए, ठीक है? चलो, आपका अगला नंबर सवाल है, लॉफिंग गैस हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? लॉफिंग गैस हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है साथियों? नाइट्रस ऑक्साइड होता है। सी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। लॉफिंग गैस हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है, जिसका सूत्र N2O होता है। जिसका सूत्र क्या होता है साथियों? N2O होता है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। इसका प्रयोग एनेस्थीसिया में किया जाता है, कभी कभी डॉक्टर करते हैं, ठीक है ना? चलो, तो यहाँ से आपका सवाल क्लियर हो रहा है, आप चलिएगा। निकट दृष्टि दोष मायोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? आप बिल्कुल सही करोगे, कॉन्वेक्स लेंस यानी कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर क्या आपका होगा? बिल्कुल राइट होगा।
निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगर दूर दृष्टि दोष को दूर करना है तो हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। आप याद रखोगे, आपके पेपर में ये पूछा जाने वाला सवाल है। ठीक है साथियों, आप अच्छे से कवर करोगे। उत्तल लेंस को दूर करना मतलब दूर को दूर करना है तो उत्तल लेंस, और निकट को दूर करना है तो अवतल लेंस। इसमें ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं। आप अच्छे से अपना पकड़ बना लोगे। ठीक है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? आपका जवाब कमेंट में आना चाहिए। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज यानी मधुमेह होता है। बी ऑप्शन आप क्या करोगे? बिल्कुल राइट करोगे। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह यानी डायबिटीज होता है। ठीक है साथियों, चलो आपका 18 नंबर सवाल को चलते हैं। पित्तल किन धातुओं का मिश्रण होता है? पित्तल किन धातुओं का मिश्रण होता है? तांबा और जास्ता। तांबा और जास्ता, ये ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। पित्तल किन धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता। ठीक है ना। पित्तल, पिताजी शॉर्ट ट्रिक में इसको आप याद रख सकते हैं, पिताजी। पिताजी कहने का मतलब पी मतलब पित्तल, ता मतलब तांबा, जी मतलब जिंक। मतलब पित्तल किसके किसके मिलने से बना है? तांबा। ता का मतलब तांबा, जी मतलब जिंक यानी जस्ता, वही बात हो गया। ठीक है। चलिए, आपका यहाँ से तो क्लियर हो गया। यहाँ से प्रश्न आपका एक प्रश्न आ सकता है। ठीक है साथियों, चलो आपका अगला नंबर सवाल को चलते हैं। आपका जवाब आना चाहिए, एकदम इंपॉर्टेंट है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सी ऑप्शन आपका क्या होगा साथियों? बिल्कुल राइट होगा। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सी ऑप्शन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल करेक्टेड करेंगे। ठीक है साथियों, चलो आपका 20 नंबर सवाल है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। आप बिल्कुल सही करोगे। विटामिन के पैरामेडिकल वालों के लिए बहुत जरूरी है, आपको याद भी रहना चाहिए। ठीक है। विटामिन के, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के, आप याद रखोगे। ठीक है, चलो आपका अगला नंबर सवाल है कि खून का धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताइएगा, धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 × 10H2। ये थोड़ा सा बड़ा है तो आप बोलिएगा सर इसको याद कैसे रखेंगे? तो धोने वाला सोडा, धोने मतलब कपड़ा देखते हैं पटक पटक के 10 बार पटक के खींचा जाता है, तो जिसमें 10 लगा रहेगा वो आपको यहाँ पर सही करना है। ठीक है साथियों, चलो आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? बिल्कुल सिंपल एवं इजी लेवल का सवाल है। आपका जवाब आना चाहिए प्रकाश का परिकिरणल के कारण। आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के परिकिरणल के कारण। जो भी पूछे आकाश का ब्लू रंग, नीला रंग, उजला रंग किसके कारण? तो प्रकाश के परिकिरणल के कारण। ठीक है, आप याद रखोगे। और जो बच्चे इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, इस वाला क्लास का जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं, उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल दे रहे हैं टेलीग्राम का, वहां से जाकर ज्वाइन करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। चैनल का नाम है टेलीग्राम चैनल का नाम है उमा जी के ट्रिक। ठीक है, वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है साथियों, चलो मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। ठीक है साथियों, चलो सोने की शुद्धता को किस में मापा जाता है? सोने की शुद्धता को हम लोग कैरेट में मापते हैं। ए ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। सोने की शुद्धता को हम लोग किस में मापते हैं? कैरेट में मापते हैं। ठीक है साथियों, आपके पेपर में यहाँ से सवाल बनेंगे। 25 नंबर आपका सवाल है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? आप बिल्कुल सही करोगे, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। सी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। आप याद रखोगे, आपके पेपर में ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, चलो यहाँ से तो आपका लगभग लगभग 25 क्वेश्चन हमने साइंस का क्लियर किया। तो अब आप लोग अपना स्कोर एक बार बताइएगा कमेंट में, आपका स्कोर कितना यहाँ पर हुआ, आपने कितना प्रश्न सही किया, एक बार जरूर बताइए कमेंट में। सभी कोई बच्चे बताएंगे, ठीक है ना, ईमानदारी पूर्वक। ये नहीं कि चोरी कर लेना है कि सर मेरा 20-25 सही हुआ, ऐसा नहीं। 10 सही हुआ 10 बोलिए, 15 सही हुआ 15 बोलिए, 20 सही हुआ 20 ही बोलिए, 21 सही हुआ, अगर 25 में 25 सही हुआ तो 25 भी बोलिए। आशा करते हैं ना हम लोग जितना सिंपल लेवल का भी क्वेश्चन हम आपको करवाए थे, थोड़ा सा हम बेसिक आपका देखना चाहते थे कि आप बेसिक में बरियार हो या नहीं। तो जो बच्चे इसमें 20+ प्रश्न सही किया है उनको मानो कि एक तरफ से तैयारी थोड़ी सी अच्छी है। और जो भी हम क्लास अब करवाएंगे आप डेली देखना, ठीक है। तो 20+ जिनका भी हुआ है बहुत ही मस्त है, आप तैयारी अच्छे से करो, ठीक है। चलो आपका अब 20 जीके का भी प्रश्न का टारगेट लेकर चलिए, जिसमें से 15-16 प्रश्न सही करने का टारगेट रखिए, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बिहार पैरामेडिकल में जीके का ऐसा एक सवाल आता है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? आप बिल्कुल सही करोगे,
कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है साथियों, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में यहाँ से सवाल बनेंगे। ठीक है ना, यह नेपाल से निकलता है, पूछेगा ये कोसी नदी कहाँ से निकलता है साथियों, नेपाल के गोसाई थान से निकलता है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछता है। ठीक है, चलो आपका अगला नंबर सवाल है, पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किसने किया था। आपके एकदम पेपर में छपने वाला सवाल है, पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किसने किया था, उदय ने किया था। सी ऑप्शन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल करेक्ट करेंगे, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किसने किया था, उदय ने किया था। सी ऑप्शन आपका क्या होगा साथियों, बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ये सब आपके पेपर में आने वाला सवाल है, आप इसको अच्छे से याद रखोगे। यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि बिहार की राजधानी राजगृह पहले था, राजगृह, उसका पाटलिपुत्र किसने स्थापित किया था, तो उदयन ने किया था। आप याद रखोगे। ठीक है साथियों, चलो आपका अगला नंबर सवाल है, मानव शरीर में कुल कितना हड्डियां होती है, आपका जवाब आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सवाल है, आपको पता होना चाहिए, एकदम जीके का है, तो कितना होगा, 206 हड्डियां होना। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, 206 हड्डियां होती है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में यहाँ से सवाल बनेंगे। ठीक है, चलो आपका 29 नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। सी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, जिसका मतलब इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, इसलिए हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। आप याद रखोगे, आपके पेपर में यहाँ से सवाल बनेंगे। ठीक है, चलो 7 अप्रैल 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन का क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। आप याद रखोगे साथियों। ठीक है, चलो आपका 30 नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल किससे माना जाता है साथियों। भारत का बताइएगा राष्ट्रीय खेल किन्हें माना जाता है, बिल्कुल सिंपल सवाल है, आपका जवाब आना चाहिए 30 नंबर का जवाब कमेंट में। ठीक है, 30 नंबर का जवाब कमेंट में। और राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को आपका खेल दिवस मनाया जाता है। आप याद रखोगे। ठीक है, चलो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, आप बिल्कुल सही करोगे। वेनस यानी शुक्र को सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह, पृथ्वी का वाहन, शाम का तारा, सुबह का तारा, इवनिंग स्टार, सनशाइन स्टार, गुड इवनिंग स्टार, सभी हम लोग शुक्र को बोलते हैं। सबसे छोटा ग्रह यहाँ पर क्या हो जाएगा, बुध हो जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर यानी बृहस्पति हो जाएगा। लाल या गुलाबी ग्रह किसको कहेंगे, मंगल को कहेंगे। ठीक है साथियों, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, आप याद रखोगे। आपका अगला नंबर सवाल है, यहाँ पर देख सकते हैं, महात्मा गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था। आप बिल्कुल सही करोगे, चंपारण बिहार में। कब शुरू किया था, 1917 में। कब शुरू किया था साथियों, 1917 में। आप याद रखोगे, आपके पेपर में एकदम पूछा जाने वाला सवाल है, एकदम इंपोर्टेंट लेवल का सवाल है। ठीक है, चलो यह तिनकठिया प्रथा से संबंधित है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे, आपका जवाब आना चाहिए। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, चाणक्य हो जाएंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, जो सीधे आपके पेपर में छपेगा। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है साथियों, चाणक्य है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, चाणक्य है। आप याद रखोगे। आपका 34 नंबर सवाल है, भारत के संविधान का जनक किन्हें कहा जाता है। भारत के संविधान का जनक किन्हें कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का जनक कहा जाता है। आप याद रखोगे। ठीक है साथियों, चलो आपका अगला नंबर सवाल है, जो आपके पेपर में बनेगा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, आप बिल्कुल सही करोगे, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। डी ऑप्शन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल सही करेंगे। ए की कमी से रतौंधी रतौंधी, बी की कमी से बेरी बेरी, डी की कमी से रिकेटस आपका बीमारी होता है। आप याद रखोगे। ठीक है, ये सारे सवाल आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं साथियों, तो आप बिल्कुल अच्छे से कवर करोगे। चलो आपका अगला नंबर सवाल है कि भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, आप बिल्कुल सही करोगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ये ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसका शुरुआत 1954 में हुआ था। इसका शुरुआत कब हुआ था, 1954 में। आप याद रखोगे, आपके पेपर में यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। ये भारत रत्न का शुरुआत कब से हुआ था, 1954 से हुआ था। आपका अगला नंबर सवाल है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोकनृत्य है, बताइएगा। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोकनृत्य है, आप बिल्कुल सही करोगे, असम का। कहाँ का है, असम का
बी ऑप्शन आपका क्या होगा साथियों, बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में पूछेगा। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? असम का। ठीक है साथियों, चलो आपका 38 नंबर सवाल है, आपका जवाब आना चाहिए जापान की राजधानी का नाम क्या है? जापान की राजधानी का नाम क्या है? बिल्कुल सही करोगे, टोक्यो। जापान की राजधानी का नाम क्या है साथियों? टोक्यो। आपके पेपर में जीके में पूछा जा सकता है कि जापान की राजधानी का नाम क्या है? टोक्यो। सी ऑप्शन है यहाँ पर, आप क्या करोगे? बिल्कुल राइट करोगे। चीन का क्या हो जाएगा? बीजिंग हो जाएगा, आप याद रखोगे। थाईलैंड का बैंकॉक। चलो, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बिल्कुल बताइएगा। बोध गया में हुआ था। कहाँ में हुआ था? बोध गया में। इनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में 583 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी के नेपाल में। इन्होंने पहला उपदेश कहाँ में दिया था? सारनाथ में दिया था। इनका मृत्यु कुशीनगर उत्तर प्रदेश में 483 पूर्व में हुआ था। ठीक है, चलो आपका अगला नंबर सवाल है कि भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी साथियों? आप बिल्कुल यहाँ पर सही करना। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत में पहली बार रेल चलाया गया था। ठीक है, लगभग कितना किलोमीटर चलाया गया था? लगभग 34 किलोमीटर। मुंबई से थाने, एक जगह का नाम है, मुंबई से थाने के बीच यह चलाया गया था, आप याद रखोगे। लगभग 34 किलोमीटर। और यह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। पूछेगा कि भारत की पहली रेलगाड़ी किसके शासनकाल में चलाया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में चलाया गया था, आप याद रखोगे। आपके पेपर में यहाँ से सवाल बनेंगे, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। ठीक है ना, आप बिल्कुल अच्छे से कवर करोगे। लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में भारत का पहला रेलगाड़ी चलाया गया था। ठीक है, चलो आपका अगला नंबर सवाल है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आप बिल्कुल सही करोगे, भगत सिंह ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था, आप याद रखेंगे साथियों। ये सारे आपके पेपर में पूछे जाने वाले सवाल हैं। ठीक है, चलो 42 नंबर आपका सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा, आप याद रखोगे। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। ठीक है या साथियों, याद रखिएगा, जिसका क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर, जिसका टोटल क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर है, याद रखिएगा। अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछेगा तो यूपी हो जाएगा, आप याद रखोगे। ये भी आपके सवाल में पूछा जाने वाला सवाल है। ठीक है, और चलिए यहाँ से तो आपका दो सवाल पहले क्लियर कर लो। क्षेत्रफल से पूछेगा तो राजस्थान, जनसंख्या से पूछेगा तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलो यहाँ से दिवस से आपके पेपर में एक सवाल फिक्स है साथियों, तो आप अच्छे से कवर करोगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आप बिल्कुल सही करोगे, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल राइट करेंगे। और आगे अगर हम बढ़ते हैं, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को आपका क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर हम 1 दिसंबर की बात करें तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को आपका क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, आप याद रखोगे। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? आप बिल्कुल सही करोगे, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। एकदम आपके पेपर में ये सारे पूछे जाने वाले सवाल है, आप बिल्कुल अच्छे से कवर करोगे। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 5 जून को पर्यावरण दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। यहाँ पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट है साथियों, आप देख लीजिएगा, अच्छे से कवर कर लीजिएगा, जो आपके पेपर में बन सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। खेल दिवस 29 अगस्त, आप याद रखोगे, ये सारे इंपॉर्टेंट है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और भी बहुत सारा, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, ये सारे आपके पेपर में पूछे जाने वाले सवाल हैं। आपका 44 नंबर सवाल है साथियों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जवाब आपका आना चाहिए कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, बेंगलुरु में। सी ऑप्शन इसका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में छपेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है साथियों? बेंगलुरु में। कहाँ है इसका मुख्यालय? बेंगलुरु में। आप ठीक है, इसका राइट आंसर करोगे। और यहाँ से पूछा जाता है कि इसका स्थापना कब हुआ था? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो इसरो है, इसका स्थापना कब हुआ था? बिल्कुल सही करोगे, 15 अगस्त
1969 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। 15 अगस्त 1969 ईस्वी को क्या हुआ था, इसका स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में। ठीक है, आप याद रखोगे। और इसका जो मुख्य सैटेलाइट केंद्र है कहाँ से लॉन्च होता है, तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से होता है। अंतरिक्ष का जनक भी कभी कभी पूछा जाता है। आप बिल्कुल सही करो। अंतरिक्ष का जनक विक्रम साराभाई को कहा जाता है। अंतरिक्ष का जनक किन्हें कहा जाता है, विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष का जनक कहा जाता है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सारा सवाल यहाँ से बनने वाले हैं। ठीक है, चलो आपका अगला नंबर सवाल है, बिहार विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं। बिहार विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, 243 सीटें हैं। ये ऑप्शन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल करेक्टेड करेंगे, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। बिहार विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं, 243 सीटें। अगर विधान परिषद में पूछे, यहाँ पर विधानसभा न लिखे, विधान परिषद लिखे कि विधान परिषद की टोटल सीटों की संख्या कितना है, आप बिल्कुल सही करोगे, 75 है। विधान परिषद की सीटों की संख्या 75 है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है, एकदम इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, बिहार में विधान परिषद की सीटों की संख्या 75